पार्ट 8 द यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 239 में प्रेसिडेंट यूनियन टेरिटरी के लिए एडमिनिस्ट्रेटर या गवर्नर से गवर्नर अदर स्टेट का गवर्नर कर देता है। 239A पुडुचेरी के लिए सीएम रहेगा, काउंसिल रहेगा, लेजिस्लेचर रहेगा, लेकिन पार्टली नॉमिनेटेड पार्टली इलेक्टेड रहेगा और नॉट डीम टू बी आर्टिकल 368 मतलब नॉट डीम टू बी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा ये सब। आर्टिकल 239AA जो दिल्ली का है उसमें यूनियन टेरिटरी से वो एनसीटी बनेगा, नेशनल कैपिटल टेरिटरी 69 अमेंडमेंट 1991 में, और उसका एक अमेंडमेंट से पार्लियामेंट एक्ट बना के भी एक दिल्ली का गवर्नमेंट का एनसीटी एक्ट बनाता है, और उसका एक सीएम रहेगा अरविंद केजरीवाल जी, काउंसिल रहेगा 10% लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा, और पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा ओवर द दिल्ली का लेजिस्लेचर का लॉ। 39AB ए से ए ही रहना चाहिए, ए के जगह पे बी अगर आ गया तो फिर टोटल जो लेजिस्लेचर है गवर्नमेंट है दिल्ली का वो पार्शियली या फुल्ली टोटली चला जाएगा। हो सकता है कुछ कुछ काम उन लोगों को दे, कुछ कुछ काम उन लोगों का छीन ले, या तो पूरा ही काम उनका छीन ले, लेजिस्लेचर चला जाए। इसके लिए एलजी को रिपोर्ट देना पड़ता है प्रेसिडेंट को, या तो प्रेसिडेंट खुद भी कर सकते हैं। आर्टिकल 239AB ए से अगर बी चला गया तो। आर्टिकल 239B पुडुचेरी लेजिस्लेचर जब सेशन में नहीं रहता है तो लेफ्टिनेंट जनरल चाहे तो प्रेसिडेंट के एडवाइस में प्रोमलगेट कर सकता है ऑर्डिनेंस, लेकिन फिर जब रीअसेंबली होगा लेजिस्लेचर का तो 6 हफ्ता के अंदर उसको या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, मतलब लेजिस्लेचर उसको एक्सेप्ट कर लेगा, या तो फिर वो विड्रॉ कर लेता पड़ सकता है गवर्नर को ऑन प्रेसिडेंट्स एडवाइस, या तो लेजिस्लेचर ऑटोमेटिकली वो 6 हफ्ता बाद वो रिलैप्स कर जाएगा, लैप्स हो जाएगा। 39A और B पुडुचेरी से रिलेटेड है, और 239AA और AB दिल्ली से रिलेटेड है। आर्टिकल 240 पार्लियामेंट वैसे तो लॉ बनाता है यूनियन टेरिटरी के लिए, लेकिन फिर प्रेसिडेंट भी एक्स्ट्रा गवर्नेंस के लिए या तो गुड गवर्नमेंट के लिए, पीस एंड प्रोग्रेस के लिए अलग से लॉ बना सकता है, मतलब रूल बना सकता है। उसका पावर भी एक पार्लियामेंट लॉ की तरह होगा, उसका अमेंड भी कर सकता है। 241 पार्लियामेंट यूनियन टेरिटरी को हाई कोर्ट दे भी सकता है, दूसरा स्टेट के अंदर में भी रख सकता है, या तो उससे एक्सक्लूड भी कर सकता है। पार्ट 8 द यूनियन टेरिटरीज। आर्टिकल 239 में प्रेसिडेंट ही यूनियन टेरिटरी का टोटल एडमिनिस्ट्रेशन देखता है थ्रू एन एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है एज ही थिंग्स फिट। एडमिनिस्ट्रेटर को वेरियस डेजिग्नेशन दे सकता है, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर बना सकता है या कुछ और बना सकता है, अलग अलग डेजिग्नेशन से। कोई डेजिग्नेशन यूनिफॉर्म नहीं है कि सब में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ही लगेगा, ऐसा नहीं है। फिर पार्लियामेंट चाहे तो लॉ बना सकता है, लॉ बना के जैसे उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर दे दिया या कुछ और दे दिया, मिनिस्टर सीएम दे दिया, इस तरीके से मतलब पार्लियामेंट भी लॉ बना के यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेशन चला सकता है। प्रेसिडेंट में अपॉइंट चाहे तो किसी को अपॉइंट कर सकता है गवर्नर को एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में ऑफ एन एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी। आसपास में अगर कहीं है, जैसे आपका एक स्टेट है उसके बगल में एक यूनियन टेरिटरी है, तो उसका भी एडजॉइनिंग टेरिटरी का कर सकता है, और वो सारा फंक्शंस करेगा एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन इसमें इंडिपेंडेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मतलब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उस स्टेट का रहेगा उसका कोई दखल अंदाजी नहीं रहेगा इस यूनियन टेरिटरी का मामला। 10th अमेंडमेंट एक्ट 1962 से आर्टिकल 239A आया था, जिसमें पार्लियामेंट को एक में बाई लॉ, मतलब उसको लॉ से चाहे तो यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी के लिए एक अलग से एक लेजिस्लेचर बना सकता है, जिसमें पार्टली इलेक्टेड और पार्टली नॉमिनेटेड होगा। कुछ पार्टी कुछ नॉमिनेटेड भी होंगे, और उसमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी निकलेगा, लेकिन उनका पावर नॉर्मल जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या लेजिस्लेचर की तरह नहीं होगा, और उसको पार्लियामेंट जितना पावर देगा उतना ही वो पावर एंड फंक्शंस जो है वो स्पेसिफाइड इन द लॉ, वो लॉ में ही बताया जाएगा कि आपको ये पावर दिया जा रहा है। लेकिन पार्लियामेंट जब ये लॉ बनाएगा तो उसका ऐसा कोई इफेक्ट नहीं रहेगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़े या ऐसा कुछ। आर्टिकल 368 के पर्पज से नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके इसके अंदर में बुलाना है उसको, वो आप बाहर से एक लॉ बना के रखिए, उसमें से अलग से आप उसको रखिए कि आपके पास अनुमति है, यू मे पार्लियामेंट में आप बनाइए पुडुचेरी के लिए लॉ, उसको पावर दीजिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के बाहर, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल में उसको प्रवेश मत करने दीजिए। आर्टिकल 368 में कोई अमेंडमेंट मत कीजिए। Not be deemed to be an amendment of this constitution for the purpose of article 368। 10th अमेंडमेंट से ये देखिए 239A आया था, और 239AA जो दिल्ली के लिए था वो आया था 69th अमेंडमेंट 1991। पांडिचेरी नाम था पहले, ऑल्टरेशन ऑफ नेम एक्ट 2006 में उसको पुडुचेरी बनाया गया। आर्टिकल 239AA में दिल्ली जो यूनियन टेरिटरी था उसको फिर एनसीटी बनाया गया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बनाया गया। ये 69th अमेंडमेंट 1991 जिस दिन आया था उस दिन से इसको एनसीटी बनाया गया। एडमिनिस्ट्रेटर शुड बी डेजिग्नेटेड एज लेफ्टिनेंट गवर्नर। सिटी का एक लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगा जिसमें डायरेक्ट मेंबर्स आएंगे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्ट होकर, जैसे कि दिल्ली चुनाव में देखा जाता है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में जनकपुरी इधर उधर में जाके वो लोग बात करते हैं इलेक्शन के लिए। लेकिन दिल्ली का ये लेजिस्लेचर जैसे स्टेट का लेजिस्लेचर है वैसा काम नहीं करेगा, उनका काम टोटली रेगुलेट करेगा पार्लियामेंट बाय लॉ, मतलब पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगा दिल्ली लेजिस्लेचर का उस हिसाब से काम होगा। नॉर्मल जो स्टेट लेजिस्लेचर रहता है हम लोगों का वो क्या रहता है, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन में रहता है, लेकिन ये पार्लियामेंट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा। उसका सारा मैटर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना सीट रहेगा, उसमें से कितना एससी का सीट रहेगा, एसटी का नहीं है, दिल्ली में सिर्फ एससी का ही सीट होगा,
ठीक है, और कितना एससी का सीट रहेगा, क्योंकि अर्बन पॉपुलेशन है ना, वहाँ पे एसटी नहीं रहता है, और कितना डिवीजन में बांटा जाएगा टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी का, हो सकता है पूरा दिल्ली को जनकपुरी साइड इस तरफ, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय का उधर में एक तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी कर देगा, फिर नीचे की तरफ जो है पालमपुर ये वेस्ट की तरफ एक तो कर देगा, साकेत की तरफ एक तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी कर देगा, लेकिन ये सारा पार्लियामेंट करेगा, दिल्ली गवर्नमेंट नहीं करेगा। सिटी का इलेक्शंस भी इलेक्शन कमीशन ही कराएगा और उसी प्रेसिडेंट में कराएगा, मतलब वो इलेक्शन कमीशन का सारा चार्जेस रहता है, जैसे स्टेट के मामले में रहता है वैसे। कभी भी इलेक्टोरल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा, आर्टिकल 329। नो इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन में जो है कोई क्वेश्चन नहीं उठेगा, शैल बी कॉल्ड इन क्वेश्चन, सिर्फ केवल एक्सेप्ट इलेक्शन पिटीशन पहले देना पड़ेगा, मतलब अगर क्वेश्चन उठाना है इलेक्शन के ऊपर तो इलेक्शन पिटीशन देना पड़ेगा। कौन सा? सच अथॉरिटी को, जो पार्लियामेंट लॉ बना के बताएगा कि ये अथॉरिटी को दीजिए, सीबीआई को या कोई भी। तो दिल्ली के केस में पार्लियामेंट लॉ बना के बताएगा कि ये अथॉरिटी को, सीबीआई को आप ऐसे करके इस मैनर में इस तरीके से पिटीशन दीजिए, तभी वो क्वेश्चन उठ सकता है इलेक्शन के बारे में। आर्टिकल 327 पावर ऑफ द पार्लियामेंट, केवल लॉ से टोटल इलेक्शन प्रोसीजर को रेगुलेट कर सकता है, मतलब कैसे करके इलेक्शन होगा, पार्लियामेंट में हो, स्टेट लेजिस्लेचर में हो, दिल्ली में हो, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स कैसे होगा, डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे यहाँ से इसको ऐसे करके काटेंगे, जो कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो रिव्यू रहता है उसके ऊपर ही डिपेंड रहता है, लेकिन वो बता सकता है कब लगेगा, नहीं लगेगा, कैसे लगेगा, इलेक्टोरल रोल्स कैसे बनेंगे, एंड ऑल अदर मैटर्स जो भी इलेक्शन से रिलेटेड है वो पार्लियामेंट बाय लॉ बनाता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को देख के बनाना पड़ता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ भी नहीं बना सकता। इलेक्शन के मामले में दिल्ली इज एट पार विद एनी अदर स्टेट्स। इलेक्शन कमीशन ही दिल्ली का इलेक्शन करवाता है, पार्लियामेंट रूल्स वगैरह देखता है। दिल्ली का लेजिस्लेचर भी पूरा एनसीटी के लिए या एक छोटा सा पार्ट के लिए भी चाहे तो लॉ बना सकता है, जैसे एक म्युनिसिपल एरिया के लिए कुछ लॉ बना दिया, एनवायरमेंटल कुछ बना दिया, तो बना सकता है। स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पे दिल्ली का लेजिस्लेचर का पूरा हक है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस है, जैसे एंट्री 1, 2 और 18 दिया हुआ है स्टेट लिस्ट का, एक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। लेकिन फिर पार्लियामेंट का भी कोई पावर नहीं गया यूनियन टेरिटरी के रिस्पेक्ट में, जैसे सारा यूनियन टेरिटरी में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है, वैसे दिल्ली के केस में भी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट सारा में पार्लियामेंट लॉ बना सकता है। लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट दोनों ही कोई मैटर पे लॉ बनाता है, अर्लियर बनाए, बाद में बनाए, पहले बनाए, जो भी बनाए, लेकिन अगर दिल्ली में लेजिस्लेचर कोई लॉ बना रहा है और पार्लियामेंट भी लॉ बना रहा है और रिपग्नेंसी है दोनों में, मतलब दोनों में एडजस्टमेंट नहीं है, तो जो पार्ट दिल्ली लेजिस्लेचर का रिपग्नेंट रहेगा वो चला जाएगा और पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। ये देखिए निकाल दिया है, दैट एक्सटेंट ऑफ रिपग्नेंसी बी वॉइड, मतलब जितना रिपग्नेंसी है उतना ही वॉइड होगा, लॉ वॉइड हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर फिर भी अगर लेजिस्लेटिव असेंबली उसको रिजर्व करके रख दे कि प्रेसिडेंट को बोले कि कंसीडर करने के लिए और प्रेसिडेंट अपना एक्शन दे देते हैं, तो फिर वो लॉ फिर एनसीटी में प्रिवेल करेगा, मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो दिल्ली लेजिस्लेचर का लॉ पार्लियामेंट का लॉ के ऊपर प्रिवेल करवा सकते हैं। अगर पार्लियामेंट चाहे तो दोबारा अमेंडमेंट करके या दोबारा लॉ बना के उस एक्ट को, दिल्ली लेजिस्लेचर के एक्ट को रिपील भी कर सकता है, अमेंड भी कर सकता है, उसी मैटर पे प्रेसिडेंट का उतना वैल्यू नहीं है, इससे रिपील ही कर दिया। ले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मैक्सिमम 10% रह सकता है दिल्ली में, जो अदर स्टेट्स में 15% रहता है, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स लेजिस्लेचर में 10% रहेगा, उसमें से सीएम रहेगा टू एड एंड एडवाइज द काउंसिल, और सीएम तो एड एंड एडवाइस करेगा वो आपका लेफ्टिनेंट गवर्नर को, यदि उसका फंक्शंस करने में एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शन। एनी मैटर जो फंक्शन कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेटिव असेंबली, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या तो चीफ मिनिस्टर्स को एडवाइस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उनका डिस्क्रिशनरी पावर भी रहता है, एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन। अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर और मिनिस्टर्स में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया तो मैटर इज रेफर टू द प्रेसिडेंट, उनका डिसीजन फिर फाइनल होता है, उसके ऊपर काम एक्ट करना पड़ता है। पेंडिंग है तो अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऐसा लगा कि वो मैटर बहुत ज़्यादा अर्जेंट है या बहुत इंपॉर्टेंट है, तो फिर उस मैटर में इमीडिएट एक्शन का दरकार है, तो वो सच एक्शन वो ले सकते हैं या डायरेक्शन दे सकते हैं इफ ही डीम्स नेसेसरी। दिल्ली का सीएम को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट और अदर मिनिस्टर्स को रिक्वेस्ट मतलब एडवाइस पे अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। आर्टिकल 239 ए को मतलब दिल्ली को टोटली ये बनाने के लिए पार्लियामेंट लॉ से ही सारा प्रोविजंस को एक्टिवेट करेगा, क्लॉजेस वगैरह लगाएगा, लेकिन ये कोई केस में डीम टू बी आर्टिकल 368 नहीं होगा, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, पार्लियामेंट अपना ही लॉ बनाएगा। गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 जो पार्लियामेंट ने बनाया था 2 जनवरी 1992 को, ये देखिए पार्ट 1 है प्रिलिमिनरी दैट देयर विल बी गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, इट सेल्फ बी नोटिफिकेशन गैजेट से आ रहा है ऑफिशियल, लेकिन ये डीम टू भी आर्टिकल 368 नहीं है। द पर्पस कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंडमेंट करने का दरकार नहीं है, पार्लियामेंट ही लॉ बना। दिल्ली के केस में नेशनल कैपिटल टेरिटरी के केस में लेफ्टिनेंट गवर्नर यानी एलजी और लेजिस्लेटिव असेंबली, और पुडुचेरी के केस में एडमिनिस्ट्रेटर एंड इट्स लेजिस्लेचर लगेगा। अभी रेफरेंस लिया गया है ना प्रीवियस आर्टिकल्स में, उसमें इन दोनों का केस में अलग अलग लगेगा, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर लगेगा, उसमें लिखा हुआ है लेफ्टिनेंट गवर्नर लगेगा। आर्टिकल 239 ए भी सस्पेंशन कर देता है आर्टिकल 239 ए का, कि अगर दिल्ली को जैसे अरेंजमेंट दिया गया है उस अरेंजमेंट में काम नहीं कर पा रहा है दिल्ली, या तो नहीं कर पाएगा, इमरजेंसी सिचुएशन आ सकता है, ऐसा अगर रिपोर्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट को दे देता है
तो फिर प्रेसिडेंट चाहे तो वो आर्टिकल 239 या दिल्ली का जो एक्ट बन रहा था वो 1991 में जो 69 अमेंडमेंट द्वारा दिल्ली गवर्नमेंट एनसीटी का एक्ट, वो टोटली बोलेगा ये अभी काम नहीं करेगा, टोटली इसको वेव ऑफ कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। आर्टिकल 239 को दिल्ली का जो लेजिस्लेचर रहेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहेगा, सब कुछ को सस्पेंड कर सकता है फॉर प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनसीटी। तो नहीं है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रिपोर्ट देगा, अदरवाइज भी कर सकता है, अपने इंटेंशन से भी स्यूमोटो कर सकता है। हो सकता है कि सारा लॉ का प्रोविजन नहीं करे, जैसे पुलिस वगैरह थोड़ा थोड़ा काट लिया है, वैसे कुछ कुछ काट ले कि ये एडमिनिस्ट्रेशन आपका ठीक से नहीं चल रहा है एनवायरमेंट का, वो अभी से आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, वो काट लिया, इस तरीके से कर सकता है। पीरियड के लिए सस्पेंड कर सकता है जितना वो दिया हुआ है लॉ में, जैसे सपोजिंग दिल्ली एक्ट में दिया हुआ है 1 साल के लिए, तो 1 साल के लिए प्रेसिडेंट वो प्रोविजन सस्पेंड कर सकता है। लेकिन फिर सस्पेंशन करने के बाद सप्लीमेंट्री और कॉन्सिक्वेंशियल अरेंजमेंट भी तो करना पड़ेगा ना दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, फिर कोई नया कोई ऑल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा, ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट प्रेसिडेंट ही करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर जो पुडुचेरी का रहता है वो अगर चाहे तो इमीडिएट एक्शन ले सकता है, अगर उसको लग रहा है कि सर्कमस्टेंसेस आ गया है तो फिर वो चाहे तो ऑर्डिनेंस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा टाइम में होना चाहिए जो सेशन नहीं है उस टाइम, जैसे कि बजट सेशन हो गया, या लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नर को अगर लगता है कि सर्कमस्टेंसेस आ गया है कि इमीडिएट एक्शन का दरकार है, तब वो ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट कर सकता है, लेकिन वो सेशन के बीच में नहीं कर सकता है। मतलब सेशन जब चल रहा है, जैसे पुडुचेरी का जो लेजिस्लेचर है उनका सेशन चलता है ना, मानसून सेशन, बजट सेशन, वो सेशन के बीच में नहीं कर सकता। सेशन नहीं चल रहा है तो उस टाइम में तो कोई लॉ नहीं बना सकता है ना, सेशन के टाइम में ही लॉ बनता है। तो अगर लॉ नहीं बना रहा तो इमीडिएट एक्शन के लिए वो ऑर्डिनेंस इशू कर देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोल के गवर्नर को कि बना दीजिए। बाद में जब वो आएगा तो शायद गवर्नमेंट के पास अगर पावर रहेगा तो फिर उसको रेटिफाई कर देगा, पास करवा के लॉ बना देगा गवर्नर के पास अगर मेजोरिटी रहेगा तो। लेकिन प्रेसिडेंट का इंस्ट्रक्शन एकदम मैंडेटरी, अगर पुडुचेरी का लेजिस्लेचर डिसॉल्व है तब गवर्नेंस ऑर्डिनेंस नहीं इशू कर सकता। ऑर्डिनेंस भी डीम टू बी एन एक्ट लाइक द पुडुचेरी लेजिस्लेचर का जो एक्ट रहेगा सेम, लेकिन इस ऑर्डिनेंस को फिर जब पुडुचेरी का लेजिस्लेचर आएगा वापस आफ्टर डिसोल्यूशन के बाद, जब नया से फॉर्म करेगा तब उसके सामने ले करना पड़ता है। पुडुचेरी लेजिस्लेचर जब रीअसेंबली होता है तब ऑर्डिनेंस उसके सामने आता है, ऑर्डिनेंस फिर 6 हफ्ता बाद लैप्स भी हो जाता है। अगर 6 हफ्ता तक उसको अप्रूव करना पड़ता है, नहीं तो डिसअप्रूव भी कर सकता है लेजिस्लेचर एक रेजोल्यूशन लाकर। प्रेसिडेंट अगर इंस्ट्रक्शन दे तो लेफ्टिनेंट गवर्नर कभी भी उसको विड्रॉ कर सकता है। अगर आर्टिकल 239 हिसाब से जितना भी पुडुचेरी लेजिस्लेचर को पावर है उससे बाहर जाके यूनियन लिस्ट या कोई अदर जगह पर ये ऑर्डिनेंस बन जाए लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो वो वहां तक वो इनवैलिड हो जाएगा, जस्ट वो पोर्शन इनवैलिड हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर का ऑर्डिनेंस बस उसी केस में बन सकता है जहां तक लेजिस्लेचर को पावर है। छोटा यूनियन टेरिटरी, ताकि आपस में झगड़ा झमेला ना करे, कोई बड़ा कोई विद्रोह ना करे, इसलिए पीस एंड प्रोग्रेस के लिए और गुड गवर्नमेंट, ताकि वहाँ पे रहे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रहे, अच्छा गवर्नमेंट रहे, इसके लिए प्रेसिडेंट को जिम्मा दिया गया है। देखिए छोटा छोटा, जैसे यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार छोटा एकदम बहुत दूर है, लक्षद्वीप है, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, और यहाँ पे पुडुचेरी। आर्टिकल 240, नहीं तो ये सब नाराज हो जाएंगे ना ये लोग कि हाँ हमको ठीक से दिखता नहीं है, हमारा गवर्नमेंट दिखता नहीं है। अल्टरेशन ऑफ नेम एक्ट द्वारा 1973 में लाक्षाद्वीप मिनीबॉय और अमानदीवी को लक्षद्वीप बनाया गया था, और 2006 में पौंडीचेरी को पुडुचेरी। लेकिन अभी पुडुचेरी लिस्ट से बाहर है क्योंकि उसका अपना लेजिस्लेचर आ गया। तो फर्स्ट मीटिंग से अभी प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है वहाँ पे गुड गवर्नेंस देखने का, गुड गवर्नमेंट या रूल्स एंड रेगुलेशन, पीस वगैरह प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, वो लेजिस्लेचर का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो हट गया है। लेकिन अगर कभी भी ये लेजिस्लेचर डिसॉल्व हो जा रहा है या सस्पेंड हो रहा है तो उस टाइम में फिर प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा आ जाएगा। प्रेसिडेंट फिर से रेगुलेशन बनाएंगे, रूल्स बनाएंगे फॉर गुड गवर्नेंस एंड पीस एंड प्रोग्रेस। ये प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस नहीं बनाता है, देखिए मैंने काट दिया, रूल्स बनाता है ताकि यूनियन टेरिटरी में अच्छा पीस प्रोग्रेस रहे पुडुचेरी के मामले में, या जो भी छोटा छोटा टेरिटरीज है, अभी तो पुडुचेरी नहीं है। लेकिन वो प्रेसिडेंट का रूल ही चाहे तो में अपील या रिपील कर सकता है या अमेंड कर सकता है कोई भी पार्लियामेंट का एक्ट को, इतना पावरफुल होता है। जनरली आप कंफ्यूज हो सकते हो कि अगर ये हाउस डिसॉल्व हो गया है तो डेफिनेटली ऑर्डिनेंस हो सकता है, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसा नहीं है, तो अब प्रेसिडेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि आप, फिर वो लोग इमोशनल हो जाएंगे, हाँ लेजिस्लेचर नहीं है, आप लोग भी मुझे नहीं देख रहे हो, तो पुडुचेरी के केस में रूल्स बना सकता है, लेकिन रूल्स भी इक्वली पावरफुल होता है ऑर्डिनेंस की तरह, कि सिचुएशन ऐसा आया नहीं है, लेकिन पहले से ही रूल्स बना सकता है, मतलब प्रिकॉशन, ठीक है, गुड गवर्नेंस वगैरह के लिए। और पहले से जो रूल्स बनता है पार्लियामेंट का, कोई भी एक्ट को वो जो वहाँ फॉर द टाइम बिंग जो चल रहा था यूनियन टेरिटरी में अप्लाई कर रहा था, जैसे आपका पुडुचेरी लेजिस्लेशन एक्ट हो गया या कोई एक्ट हो गया, तो उसको चाहे तो वो अमेंड भी कर सकता है पूरा पूरी, या रिपील भी कर सकता है, हटा भी सकता है। प्रेसिडेंट का ये रूल्स का पावर पार्लियामेंट एक्ट के बराबर है, अमेंड भी कर सकता है। प्रेसिडेंट का ये रूल्स का सेम फोर्स एंड इफेक्ट रहेगा एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, जो भी बना हुआ है वो पुडुचेरी के लिए। पार्लियामेंट तो एक्ट बनाता ही है यूनियन टेरिटरी के लिए, प्रेसिडेंट चाहे तो अलग से उस अमेंड करके या चेंज करके, प्रेसिडेंट का रूल बहुत ज्यादा मैटर करता है गुड गवर्नेंस के मामले में या आपका पीस एंड प्रोग्रेस के लिए, तो वो चाहे तो अमेंड करके भी पार्लियामेंट
पार्लियामेंट का एक्ट को अमेंड करके भी गुड गवर्नेंस के लिए कुछ स्पेशल इनिशिएटिव्स ले सकते हैं गवर्नमेंट, बट यूनियन टेरिटरी के रिस्पेक्ट में केवल मात्र, वो भी वही जो पुडुचेरी तो अभी खैर लिस्ट में नहीं है। बाकी आर्टिकल 241 पार्लियामेंट चाहे तो यूनियन टेरिटरी के लिए एक हाई कोर्ट बना सकता है बाई लॉ, मतलब लॉ से बना सकता है, जैसे देयर विल बी अ हाई कोर्ट ऑफ पार्लियामेंट यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी इंडिपेंडेंटली, जैसा अभी पुडुचेरी डिमांड कर रहा है। लेकिन चाहे तो फिर किसी दूसरे टेरिटरी में भी या कहीं पर भी डिक्लेयर एनी कोर्ट कि टू बी अ हाई कोर्ट ऑफ दैट टेरिटरी, मतलब उस टेरिटरी का एक हाई कोर्ट डिक्लेयर कर सकता है फॉर एनी पर्पस, मतलब हो सकता है सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में मद्रास हाई कोर्ट देखेगा और केरला का जो हाई कोर्ट है वो आपका क्रिमिनल मैटर्स पे देखेगा, ऐसा भी हो सकता है उस हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ है तो आधा आधा कर दिया, 2 हाई कोर्ट में, और बॉम्बे हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा भीड़ है, छोड़ो इधर में आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट में कुछ के लिए, जैसे ओनली सिविल केसेस जो है आंध्र प्रदेश में चलेगा, तेलंगाना हाई कोर्ट में। चैप्टर 5 ऑफ पार्ट 6 जो कि स्टेट का जुडिशियरी है, इसमें हाई कोर्ट के लिए जो प्रोविजन बनाया है सेम इसी हाई कोर्ट के लिए वही प्रोविजन रहेगा, कुछ अलग नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो कुछ हद तक इसको मॉडिफाई या एक्सेप्शन ला सकता है बाई लॉ। 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 आने से पहले जब रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट थोड़ा बहुत हुआ था, उससे पहले जो भी यूनियन टेरिटरी के ऊपर जो भी कोर्ट काम करता था वही अरेंजमेंट रहेगा। अगर पार्लियामेंट चाहे तो थोड़ा बहुत लेजिस्लेचर चाहे तो चेंजेस कर सकता है, प्रोवाइडेड कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी वो अमेंडमेंट करके कर सकता है। जैसे लक्षद्वीप का पहले से केरला हाई कोर्ट है, उसको चेंज करके लक्षद्वीप का अपना भी हाई कोर्ट दे सकता है, चाहे तो फिर या तो उसको बोल सकता है कि आप यहाँ नहीं, आप मुंबई हाई कोर्ट में कराइए, अभी कलकत्ता में बहुत भीड़ है, फिर अलग से एक लॉ बना सकता है, या तो पूरी सारा यूनियन टेरिटरी का बोलेगा ऑल द यूनियन टेरिटरी विल हैव देयर रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है पार्लियामेंट चाहे तो। पार्लियामेंट चाहे तो जब तक एक्सक्लूड कर सकता है, मतलब ये यूनियन टेरिटरी अभी ये स्टेट हाई कोर्ट के अंडर में काम नहीं करेगा, या कभी भी एक्सटेंड कर सकता है कि नहीं आज से ये यूनियन टेरिटरी का वो इसी स्टेट में काम करेगा हाई कोर्ट के अंदर। आर्टिकल 242 को रिपील कर दिया गया था बाई 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956।